पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर दर्दनाक वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। ये वायरल वीडियोस चीख-चीख कर कह रहे हैं कि शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार ज़ोर-शोर से शुरू हो चुका है और बांग्लादेशी आर्मी इन सबको रोकने में असमर्थ है। यहाँ तक कि रसिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा देने वाली भारत सरकार भी अपने ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को रोकने में पूरी तरह असमर्थ है। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं की दुकानों को खुलेआम लूटा जा रहा है, तो कहीं दुकानों को जलाया जा रहा है। सिर्फ दुकानें नहीं, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों को भी जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में इंडिया और पाकिस्तान की तरह ही क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, तो ये न्यूज़ शॉकिंग है कि हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर को भी जला दिया गया है। सोशल मीडिया की वायरल न्यूज़ के अकॉर्डिंग पिछले 7 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका किडनैप किया जा रहा है और हिंदू महिलाओं का मास रेप किया जा रहा है। और यहाँ तक कि हिंदू फैमिलीज़ को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये वीडियो देखिए, जो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का है। इसमें एक हिंदू फैमिली पर अटैक किया जाता है, उसी फैमिली की महिलाओं का रेप किया जाता है और उसी फैमिली का ये इंसान जो तालाब से भागने की कोशिश कर रहा है, इसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती है। ये सारी न्यूज़ देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। हमारे देश में, इंडिया में इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और आक्रोश क्यों ना हो? आखिर धर्म खतरे में है तो आक्रोश तो होना ही चाहिए ना। बट एक बात है कि पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट की ड्यूरेशन में पूरा बांग्लादेश एक आवाज़ में बात कर रहा था, हिंदू या मुस्लिम सब एक साथ खड़े थे। तो कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या घटनाएं घट गई कि मास रेप, जेनोसाइड, मास मर्डर्स की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी? आखिर सिचुएशन इतनी जल्दी बदल कैसे गई? यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है और वो है भारत सरकार की चुप्पी। फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सभी बांग्लादेश को लेकर चिंतित तो हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षाओं को लेकर बात भी करते हैं, लेकिन मास मर्डर्स, जेनोसाइड, टारगेट किलिंग, हिंदुओं पे मास किलिंग, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर क्यों? ये सभी चीज़ें देखकर दिल से बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जल्दबाजी में इस्तीफा दिया। उनके मन में तो था, तो एक स्पीच देनी थी मुझे। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने उन्हें लास्ट स्पीच देने का मौका भी नहीं दिया। जिस दिन बांग्लादेश की तानाशाह शेख हसीना ने अपने ही स्टूडेंट्स पर शूटेड साइट का ऑर्डर दिया था, उनकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो चुकी थी। शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश में जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी के माहौल के साथ साथ बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट हो गया था कुछ ही घंटों के अंदर। आखिर पावर वैक्यूम क्यों? आइए जानते हैं। 2008 से बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी अवामी लीग की सरकार थी। शुरुआत से ही शेख हसीना का एक तानाशाही रवैया था। पूरा पॉलिटिकल पावर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा पुलिस फोर्स शेख हसीना की पूरी तरह कंट्रोल में था। अपोजिशन या तो जेल में था या फिर हाउस अरेस्ट था। बांग्लादेश में एक वन पार्टी डेमोक्रेसी पूरी तरह से बन चुकी थी। यही कारण था कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कैसे भी करके शेख हसीना इस मूवमेंट को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट ढाका की तरफ रुख करता है, शेख हसीना को भागना पड़ता है और बांग्लादेश का पूरा पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर बिखर जाता है। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में पावर वैक्यूम के कारण बांग्लादेश में अलग अलग वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है और इन सभी वायलेंट एक्टिविटीज़ के बीच माइनॉरिटीज़ फंस जाते हैं। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में कम से कम 230 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सवाल ये आता है कि आखिर जान किसकी गई और क्यों? तो 5 अगस्त तक जो पुलिस शेख हसीना के इशारों पर नाच रही थी, अब उनका लीडर मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो प्रोटेस्टर्स का गुस्सा पुलिस पर निकलता है, प्रोटेस्टर पुलिस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि ये वही पुलिस है जिसने हज़ारों स्टूडेंट्स को मारा था। ढाका के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 6 पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी पहुंचती है, जिन्हें प्रोटेस्टर्स ने पीट कर मार डाला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को भी टारगेट किया गया। एक एंग्री मॉब ने सतखेरा में अवामी लीग लीडर जाकिर हुसैन के घर को घेर कर हमला कर दिया। जाकिर ने मॉब पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की जान गई, बट एट द एंड मॉब ने जाकिर को मार डाला। और सवाल ये आता है कि आखिर बांग्लादेश की आर्मी इस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? तो आर्मी की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि 2-3 दिनों के अंदर बांग्लादेश के हर कोने में पहुंचकर सिचुएशन को संभाल ले। वॉयलेंट को इजीली कंट्रोल करना बांग्लादेश की आर्मी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर अलग अलग ग्रुप्स बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज़ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। हिंदुओं पर हमले की वारदातें 5 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुकी थी, शेख हसीना के भागने के जस्ट बाद से ही। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 अगस्त को ही बांग्लादेश के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू घरों और बिजनेसेस पर अटैक किया गया। हिंदू घरों को लूटा गया, हिंदू बिजनेस को तबाह किया गया
और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों को भी वेंडलाइज किया गया। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ओइक्य परिषद मोनिंद्र कुमार नाथ ने द डेली स्टार को बताया, ऐसा कोई एरिया, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां सांप्रदायिक हमले ना हो रहे हो। 6 अगस्त को दिनाजपुर में 40 हिंदू शॉप्स को लूटा गया, वेंडलाइज किया गया और मेहरपुर में 9 हिंदू हाउसेस पर हमला किया गया। इन थोड़े बहुत आंकड़ों से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तो हो रहे हैं, लेकिन किस स्केल पर हो रहे हैं, इसका जवाब देने में बांग्लादेश की मीडिया और माइनॉरिटी राइट्स संगठन दोनों ही असमर्थ हैं। कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसका एग्जैक्ट नंबर भी किसी के पास नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। आखिर क्यों? हमले कौन करवा रहा है, इसका आंसर भी किसी के पास नहीं है। कौन सा दंगाई किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, इसका आंसर भी किसी के पास नहीं है। हालांकि ऐसे हालातों में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बीएनपी और जमात जैसे इस्लामिक फंडलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लेम लगा रहे हैं कि वो हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अवामी लीग के लोगों पर हम ब्लेम कर रहे हैं कि अवामी लीग के लोग हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती थी और उनकी अब्सेंस में माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। हालांकि खबर तो यह भी है कि जब बांग्लादेश में री इलेक्शन होंगे तो शेख हसीना वापस आकर चुनाव भी लड़ेंगी। हमला चाहे कोई भी करवा रहा हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला आर्मी तो नहीं करवा रही है। वो कैसे, आइए जानते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश के शरीयतपुर के मनसावाड़ी मंदिर को दंगाइयों ने घेर लिया और जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। मंदिर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गोविंदो चक्रवर्ती ने द डेली स्टार को बताया कि मंदिर पर हमला करने के बाद दंगाइयों ने उनके घर को घेर लिया, बट एट दैट मोमेंट आर्मी ने इंटरवेन करके उनको सेव कर लिया। 5 अगस्त की रात जब गोविंद शाह और दूसरे हिंदुओं के घरों पर 20-25 दंगाइयों ने हमला किया, तो गोविंद शाह ने आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट किया और उन्होंने इमीडिएटली 3 आर्मी पेट्रोल व्हीकल वहाँ भिजवाए और उनके साथ जमात और बीएनपी के एक्टिविस्ट भी वहाँ पहुँचे और सभी ने अपना सपोर्ट और एश्योरेंस दिया। बट गोविंद शाह का कहना है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में सेफ फील तो नहीं किया जा सकता। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर दैट इज़ द पॉइजन ऑफ फेक न्यूज़। इस क्रिटिकल सिचुएशन में धर्म के नाम पर दलाली करके पैसा कमाने वाले लोग बांग्लादेश के हालात को और ज़्यादा ख़राब दिखा रहे हैं और आप और हमने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि सोशल मीडिया पर ये फ्रॉडस्टर्स, डिजिटल टेररिस्ट जो दिखा रहे हैं वो सच ही होगा। अगर झूठ दिखाकर उन्हें क्या ही मिल जाएगा। जैसे चिटगांव में ये जो दुकानें लुट रही है, ये किसी हिंदू की दुकान नहीं बल्कि ये सलमान फजल रहमान की दुकान है, जो कि शेख हसीना का करीबी माना जाता है। उस सुदर्शन टीवी पर ये जो जलती हुई दुकानें आपने देखी, वो एक्चुअल में 11 जुलाई का फुटेज था, जब 15 कपड़े और प्लास्टिक की दुकानें आग की चपेट में आ गए थे। इसे रिसाइकल करके हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर दिखाया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए, और आपने और हमने इसे मान भी लिया। नो डाउट्स कि हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, लेकिन आपके और हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए राज पैलेस कॉफ़ी शॉप नाम के रेस्टोरेंट को हिंदू मंदिर दिखाया गया है। ये जो घर यहाँ जल रहा है, नो डाउट कि ये क्रिकेटर का घर है, बट ये हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान मशर्रफ मुर्तज़ा का घर है, बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड टू शेख हसीनाज अवामी लीग। इवन ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम अवामी लीग। तो ये बात तो क्लियर है कि ये हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं है, तो ये न्यूज़ भी फेक निकली। हमारे देश के ही जाने माने फेक न्यूज़ स्प्रेडर्स द्वारा ये घटिया न्यूज़ फैलाई जा रही है। जैसे कि यह खबर जिसमें एक हिंदू महिला का किडनैप किया जा रहा है, इस किडनैपिंग का बांग्लादेशी प्रोटेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल में एक ड्रग एडिक्ट पति अपनी पत्नी का किडनैप करवा रहा है और ये वीडियो 6 महीने पुराना है। दू, दूसरी अगर बात करें, जो हिंदू महिलाओं के मास रेप का जो वीडियो वायरल हो रहा है, गूगल रिवर्स सर्च से पता चलता है कि एक्चुअल में ये वीडियो 2021 का है और शर्म की बात यह है कि वो वीडियो बेंगलुरु का है। और एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिंदू फैमिली को मार डाला गया है, एक्चुअल में वो इंसिडेंट हुआ तो, बट वो हिंदू फैमिली नहीं, एक मुस्लिम फैमिली थी। मौलवी बाजार बांग्लादेश की ये रिसेंट न्यूज़ है, बट इसमें हिंदू फैमिली को मारा नहीं जा रहा। ये जो इंसान जिसको पत्थर मारकर डुबाया जा रहा है, ये मेयर है वहाँ की म्यूनसिपालिटी का और जनरल सेक्रेटरी है अवामी लीग का। अवामी लीग का मेंबर होने के कारण लोगों का गुस्सा इस पर फूट रहा है। नो डाउट हिंदुओं पर हमला तो हो रहा है, अवामी लीग के मेंबर्स पर भी अटैक हो रहा है, बट सबसे बुरी बात यह है कि हमारे देश के जो डिजिटल टेररिस्ट है, जो इस वायलेंस को एक अलग ही लेवल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। अगर सच में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ
अटैक हो रहा होता, हिंदुओं की किलिंग हो रही होती, मास रेप हो रहा होता, जेनोसाइड हो रहा होता, तो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह या फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए होते? एस जयशंकर ने अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में सिर्फ बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की बात की। पीएम मोदी मोदी ने प्रोफेसर यूनुस को अपने संदेश में जेनोसाइड्स, मास किलिंग, मास रेप की कोई बात ही नहीं की। आखिर क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि झूठ के सहारे देश के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती है, लेकिन झूठ को डिप्लोमेटिक सच बनाने की अगर कोशिश की तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए और भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कई सारे हिंदू स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और कई सारे हिंदूज भी हसीना की तानाशाही को हटाना चाहते थे। मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, वह बहुत बड़े लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला ना हो। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है जिसमें स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप बनाकर हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स ग्रुप पूरे देश भर में नहीं फैल सकते और पूरे देश में जाकर हिंदुओं की हिफाजत नहीं कर सकते। तो अगर सिर्फ स्टूडेंट से ही इतना नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसका मतलब बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के हाथों में जा चुका है? तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरी माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड सच में हो रहा है? बांग्लादेश में डर और मिसट्रस्ट के माहौल के बावजूद इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद लोगों में कुछ हद तक ये ट्रस्ट तो हो चुका है कि चीज़ें एक बार फिर से नॉर्मल हो सकती है और बांग्लादेश में एक पॉजिटिव फ्यूचर बन सकता है। हसीना सरकार के गिरने के 2 दिन बाद ही अनाउंसमेंट हुआ कि नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर प्रोफेसर यूनुस ने अपनी पहली स्पीच में हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रही हिंसा को इमीडिएटली रोकने की बात की है। जब तक बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकेगी तब तक हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज़ का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश की सरकार के लिए। अब सिर्फ न्याय की बात, शांति की बात नहीं होगी, न्याय भी देना होगा। 5 अगस्त को ढाका में पॉपुलर पॉपुलर बांग्लादेशी फोक सिंगर राहुल अनंदाज के घर एक मॉब हमला कर देती है और हमले में उनके घर को जला दिया जाता है। आनंदा आनंदा और उनकी फैमिली तो बच निकलते हैं, लेकिन 140 साल पुराना घर और 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जलकर राख हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में डिमांड है कि हसीना की पुलिस पर कार्रवाई हो और खूनी पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिले, वैसे ही बांग्लादेश की सरकार को दंगाइयों की जांच करनी चाहिए और उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो साथ ही साथ भारत सरकार को भी इन फेक न्यूज़ फैलाने वाले डिजिटल टेररिस्ट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की हरकतों के कारण भारत के खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा बढ़ रहा है और इसका खामियाजा बांग्लादेश में हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। ये डिजिटल टेररिस्ट, ये फ्रॉडस्टर्स, ये फेक न्यूज़ स्प्रेडर्स चाहते ही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो और ज़्यादा मारकाट हो, जिससे ये लोग भारत में बदले की भावना को भड़का सके और वहाँ हो रहे माइनॉरिटी पर अत्याचार का बदला ये लोग यहाँ की माइनॉरिटी पर अत्याचार करके ले सकें। इस वायलेंस के बाद भी बांग्लादेश ने प्रोफेसर यूनुस को चूज करके पहला पॉजिटिव कदम तो उठाया है, तो फिर भारत सरकार को भी इस पॉजिटिव अप्रोच में अपना समर्थन देना ही होगा। ये बात भूलकर कि पिछले 15 साल से आप शेख हसीना सरकार को बिना सवाल सपोर्ट करते आए हो। हसीना सरकार को सपोर्ट करने के कारण भी बांग्लादेश में भारत सरकार के लिए नफरत है, डिस्ट्रस्ट है। लेकिन इस डिस्ट्रस्ट को ट्रस्ट में बदला जा सकता है अगर भारत सरकार इस मैटर को सीरियसली हैंडल करे तो। चाहे बांग्लादेश में, स्पेशली वहाँ की आवाम में अगर फिर से अपना प्रभाव जमाना है तो भारत सरकार को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ हाथ तो मिलाना ही होगा। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हसीना अभी भी हमारी सरजमी पर है, बट आई होप एटलीस्ट इस बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपना गेम सही से खेलेंगे और हमारे देश और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को इंश्योर करेंगे और हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तरह बांग्लादेश को एंटी हिंदू और एंटी इंडिया बनने से रोकेंगे।